एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है किसी एक मेटेलिक वायर की, वो किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए इट्स लेंथ, बी इट्स थिकनेस, सी इट्स शेप एंड डी इज नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है। पूछा जाए किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट आंसर। रेजिस्टिविटी लेंथ, थिकनेस और शेप पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, which one among a bar of an alloy of mass 2 kg and a 3 kg iron bar of same dimension has greater resistivity? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक बार यानी कि एक रॉड है जो एक अलॉय की है जिसका मास है 2 kg, और एक रॉड है 3 kg की जो कि आयरन की बनी हुई है। डायमेंशन दोनों की ही सेम है और रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? तो देखिए, बेसिकली इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है, मास क्या है या फिर बेसिकली डायमेंशन क्या है। मेन चीज़ है रेजिस्टिविटी की बात करी जा रही है, तो रेजिस्टिविटी नेचर पर डिपेंड करती है और यहाँ पर नेचर चेंज हो रहा है। यहाँ एक तरफ हम अलॉय की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम मेटल की बात कर रहे हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, रेजिस्टिविटी अलॉय की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेटल। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है आयरन बार है। आयरन बार की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, आयरन की तो नहीं ज़्यादा होगी। आयरन की ज़्यादा नहीं होगी तो ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। अलॉय की ज़्यादा होगी ये हमें कंफर्म है। अब क्यों ज़्यादा होगी, इसका रीज़न दिया जा रहा है। बी में कहा जा रहा है अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी बिकॉज इट हैज़ लोअर मास। ये कुछ खास रीज़न नहीं है, डायमेंशन सेम रखी है तो मास से कोई खास लेना देना नहीं है। और डी वाले में कहा जा रहा है अलॉय बार बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि अलॉय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी अलॉय की बढ़ जाती है। इसलिए आंसर उसका हो जाएगा अलॉय बार बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। डी, दिल्ली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच प्लॉट शोज चेंज इन वोल्टेज व्हेन द करंट इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड अक्रॉस रजिस्टर। ठीक, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बताइए वोल्टेज में कैसे चेंज आएगा। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ग्राफ ये शो कर रहा है कि वोल्टेज में किस हिसाब से चेंज आएगा अगर करंट धीरे धीरे डिक्रीज कर दिया जाए या कम करते जाएं हम। तो देखिए, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। इसमें से अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि कैसे चेंज आएगा करंट के चेंज होने के साथ वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज होगा, तो देखिए ग्राफ नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमें पता है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। और हमसे पूछा हुआ है कि करंट कम होता जाए तो क्या चेंज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस पर। जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के बाय ओम्स लॉ, ये हमें पता ही है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे करंट घटेगा इसका मतलब क्या है, 100% पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ग्राफ को रीड करूँ फर्स्ट वाले को, तो इसमें अगर हम करंट कम करते जाएं मतलब लेफ्ट की साइड जाते जाएं, राइट टू लेफ्ट, तो आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। और हम ये देख सकते हैं जैसे जैसे करंट कम होता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जा रहा है। तो ए इसका आंसर होना चाहिए। और लीनियरली डिक्रीज होना चाहिए, ये भी था भाई। ओम्स लॉ ये कहता है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर लीनियर ग्राफ बनता है V और I के बीच में। बी की अगर बात करें तो ये बात सही है, करंट कम होने के साथ साथ यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहे हैं, बट ये लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रहा है। और हमने पढ़ा था लीनियरली डिक्रीज होना चाहिए। सिमिलरली इस वाले की बात करें सी वाले में, इसमें तो करंट कम होने के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ये तो रिलेशन है ही नहीं, तो सी तो इनकरेक्ट हो गया। बी भी इनकरेक्ट हो चुका है क्योंकि लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रहा है। और डी वाले में भी करंट घटने के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट ग्राफ है। तो इसका ग्राफ हमारा फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है।
करंट कम होने के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जाएगा, वो भी लीनियरली। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वही सेम क्वेश्चन आ गया लगभग, बस थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। रेजिस्टिविटी हमें याद रखना है, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो जब तक मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। और एक चीज़ और, एक फैक्टर और रेजिस्टिविटी जिस पर डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। तो या तो नेचर चेंज हो या टेम्परेचर चेंज हो तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। अगर इसके अलावा कुछ भी चेंज हो रहा है, अब चाहे वो लेंथ है, एरिया है, शेप है, तो इन सब से इंडिपेंडेंट होती है रेजिस्टिविटी। इन सब को चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगी अगर मटेरियल इज चेंज। ये बात गलत हो गई है, ए इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसीलिए हमारा ये आंसर करेक्ट नहीं है। ए इज़ इनकरेक्ट आंसर। टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड इज शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज्ड। जी, शेप चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमसे यही पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी कब, जब आप शेप चेंज करते हो रेजिस्टर की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ करेक्ट आंसर, सी चेंज इज़ करेक्ट आंसर। डी वाला भी देख लेते हैं। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, डी इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि मटेरियल और टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे भी अफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज्ड। शेप चेंज करने से रेजिस्टिविटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी कंडक्टर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के उस वायर की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। चलिए देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एल लेंथ को, और रो रेजिस्टिविटी को, एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हमसे रेजिस्टेंस की बात करी जा रही है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली पहला ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो नहीं, ये बात गलत है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, डायरेक्ट पहली बात तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। भाई कोई भी वायर होता है उसका जो बेस होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, वो बेसिकली सर्कुलर शेप होती है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, हाँ तो ये बात एकदम सही है। जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डी की बात करें, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, नहीं जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बट स्क्वायर रूट नहीं, पावर 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए था सी, सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सेल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सेल में इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर करंट पूछा जाता तो करंट का आंसर हो जाता पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव, बट अभी हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, तो इसका आंसर ए नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड स्विच बोर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक स्विचेज और
स्विच बोर्ड बनाने के लिए कौन से सबस्टेंस यूज़ करे जाते हैं? ए कंडक्टर, बी इंसुलेटर, सी सेमीकंडक्टर, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए ऐसे सबस्टेंस यूज़ करे जाते हैं जिनमें जो करंट है वो मिनिमम फ्लो होता हो या ना फ्लो होता हो। तो कंडक्टर्स हम जानते हैं, कंडक्टर्स बेसिकली वो सबस्टेंस होते हैं जिनमें करंट सबसे ज़्यादा फ्लो होता है। इंसुलेटर वो सबस्टेंस होते हैं जिनमें करंट मिनिमम या ना के बराबर फ्लो होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इंसुलेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी सेमीकंडक्टर ऐसे सबस्टेंस होते हैं सेमीकंडक्टर्स जिनमें जो करंट फ्लो होता है, अमाउंट जो है करंट का फ्लो होने का वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। तो सेमीकंडक्टर में एवरेज करंट फ्लो होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का, इसलिए इसे सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं वो बनाए जाते हैं इंसुलेटर के, बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्हें करंट ना लगे स्विच ऑन और ऑफ करते समय, इसीलिए इंसुलेटर के स्विचेस बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड भी इंसुलेटर के बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, यहाँ नॉर आना चाहिए, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, समटाइम्स स्केलर एंड समटाइम्स वेक्टर। इसका आंसर आना चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली जो क्वांटिटी है वो है स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ करंट इज, करंट की यूनिट क्या है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और बेसिकली एम्पियर नाम रखा गया है एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक। तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में करंट की यूनिट जो है वो एम्पियर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम्पियर। 10th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे, ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट द करंट इन इट। देखिए रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए रेजिस्टेंस और करंट में इनवर्स रिलेशन होता है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं तो करंट डिक्रीज होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करंट डिक्रीज हो जाना चाहिए, ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। अलॉयज को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज़ करा जाता है, क्या खासियत है ऐसी अलॉयज में? तो ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, बी ड्यू टू लो रेजिस्टिविटी, सी ड्यू टू हाई इलास्टिसिटी, डी ड्यू टू मीडियम रेजिस्टिविटी। देखिए अलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई, इसी वजह से इन्हें इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करा जाता है। तो अलॉय की बेसिकली रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण इन्हें इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज़ करा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज डैश देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये हम पढ़ चुके हैं, अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हायर, the resistivity of alloy is higher than its constituent element. Next option, question number 13, an electric iron is based upon the principle of, electric iron जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? इसका आंसर हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? मतलब ये मान लीजिए जब भी करंट फ्लो होता है किसी सबस्टेंस में, तो उसका जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू करंट, उसी को हम कह देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली इलेक्ट्रिक आयरन का पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रिक हीटर का पूछ लिया जाए, या फिर फ्यूज़ का पूछ लिया जाए, तो इन सब का जो प्रिंसिपल है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, केमिकल इफेक्ट का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टू डिवाइसेज आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से ए एंड बी इन पैरेलल,
द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज, ठीक, दो बेसिकली वायर्स हैं जिन्हें कनेक्ट कर दिया गया है, दो डिवाइसेस को ए और बी को पैरेलल में, तो उन दोनों में कौन सी चीज़ को मतलब सेम होगी? करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, नन ऑफ दिस। तो देखिए करंट नहीं कह सकते हैं, रेजिस्टेंस नहीं कह सकते हैं, बट एक बात श्योर दोनों में सेम होने वाली है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो कभी भी दो डिवाइसेस या दो वायर पैरेलल में कनेक्ट करे जाते हैं तो उनमें हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस उनमें हमेशा सेम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक असर्शन रीजनिंग बेस दे रखा है। ये तो बड़े भाई अच्छे क्वेश्चन है, तो इन्हें देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई असर्शन हमें दे रखा है, व्हेन द रेडियस ऑफ अ कॉपर वायर इज डबल्ड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। कहा जा रहा है कि जब कॉपर वायर की रेडियस को अगर आप डबल कर देते हो तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप रेडियस बढ़ाते हो घटाते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टिविटी को ही कहते हैं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने रेडियस कॉपर वायर की डबल करी है या हाफ करी है या कुछ भी XYZ शेप में जो चेंज करी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। तो ए स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो ए स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो ए आंसर हो नहीं सकता, बी आंसर हो नहीं सकता, सी आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर होगा डी, यानी कि आर जो है उसे ट्रू होना पड़ेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये बिल्कुल सही बात है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल जो भी यूज़ हुआ है उससे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, देयरफॉर आंसर इज डी, दिल्ली इज करेक्ट आंसर। आई होप ये पूरी Q&A आपको समझ में आया हो। MCQ बेस्ड क्वेश्चन जितने ही मैंने बताए हुए हैं ये बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा तैयार। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।